गुड मॉर्निंग आचार्य कोचिंग क्लासेस। आज हम जानते हैं अनुच्छेद 1 से 50 तक हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीज़ें हैं। कहने को तो यदि हम याद रखना चाहें तो इसमें 4 बातें हम याद रख सकते हैं: संघ और उनके क्षेत्र, नागरिकता, मूलाधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये 4 जो पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट के अंतर्गत 50 अनुच्छेद जो है सम्मिलित हो जाते हैं। तो आपको यदि एग्ज़ाम देना है तो आप गेसिंग कर सकते हैं कि संघ और उसके क्षेत्र, नागरिकता, मूलाधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से यदि कोई पूछा गया है, कोई भी प्रश्न पूछा गया है तो आप अनुभव लगा सकते हैं कि 1 से 50 तक का जो अनुच्छेद दिया गया है वो इन्हीं के अंतर्गत आता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि 1 से 50 तक का जो अनुच्छेद है, संघ और उसके क्षेत्र, नागरिकता, मूलाधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम एक एक पॉइंट करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो चारों पॉइंट हैं, संघ और उनके क्षेत्र, नागरिकता, मूलाधिकार, इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में कौन सी बातें कही गई हैं। तो 1 से लेकर 4 तक जो है संघ और उनके कार्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहले संघ और उसके क्षेत्र के अंतर्गत पहला अनुच्छेद जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी संघ के जो नाम होंगे और राज्य क्षेत्र के जो नाम होंगे वो अनुच्छेद पहले में बताए गए हैं। दूसरे, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यदि किसी नए राज्य की स्थापना करनी है या प्रवेश करना है, किसी नए राज्य में ऐड करना है, वो अनुच्छेद 2 में बताया गया है। 2 का सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा गया, ये बताया गया। और तीसरा, नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन जो है तीसरे अनुच्छेद में है, संघ और उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चौथा अनुच्छेद जो है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और पारिवारिक विषयों का औपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां जो है सम्मिलित किया गया है। तो 1 से लेकर 4 तक जो है हम संघ और उसके कार्य क्षेत्र का वर्णन देखते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है नागरिकता। नागरिकता जो है 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है, जिसमें 5वां अनुच्छेद जो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकता की क्या मूल दशाएं थी, ये सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। दूसरा, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अब हालांकि ये अमूल्य योग्य है। तीसरा, जो 7वां अनुच्छेद है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का वर्णन है। भारत से बाहर 8वां अनुच्छेद जो हमारा है वो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 9वां जो है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का होना है। और 10वां अनुच्छेद जो है नागरिकता के अधिकारों को बना रहना है। और 11वां अनुच्छेद जो है वो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना जो है, ये अधिकार नागरिकता के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके बाद तीसरा हमारा जो आता है वो मूलाधिकार, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। संघ और उसके कार्य क्षेत्र, नागरिकता से इतने कम क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मूलाधिकार से अधिकांशतः जो है 1-2 अनुच्छेदों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन्हें ध्यान से सुने। कौन कौन से अधिकारों का वर्णन जो है इसमें किया गया है। अनुच्छेद जो है 12 से लेके 32 तक का जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 अनुच्छेद 35 तक का सफ़र जो है वो मूलाधिकार के अंतर्गत आता है। और मूलाधिकार के अंतर्गत में हम यदि अनुच्छेद 12 में देखें तो इसमें मूलाधिकार की परिभाषा बताई गई है कि कैसी है परिभाषा। अनुच्छेद 13 यदि हम देखते हैं तो मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ बताई गई हैं। अनुच्छेद 14 यदि हम देखें तो विधि के समस्त समानता बताई गई है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर ये पूछा जाता है प्रश्न। 15वां अनुच्छेद यदि हम देखते हैं तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध जो है बताया गया है। और 16वां अनुच्छेद जो देखें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो है बताई गई है। 17वां अनुच्छेद जो होता है वो भी अधिकांशतः पूछा जाता है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत बताया गया है। और 18वां अनुच्छेद जो है उपाधियों का अंत बताया गया है। 19वां वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20वां अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21वां प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार और जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। 22वां है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। 23वां है बालंत श्रम व मानव के दुर्व्यवहार पर निषेध। और 24वां है कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध बताया गया है।
25वां है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26वां धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27वां किसी धर्म विशेष की अभिव्यक्ति के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। 28वां है निश्चित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों और पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। 29वां है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30वां शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 31वां है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण निरस्त। और 31 का है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की अयावृत्ति। और 21 खा है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। और 31 गा है कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की अव्यावृत्ति। और 31 घ है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव, ये भी निरस्तित में आता है। और इसके बाद जो है हम देखते हैं 32 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो 32 में है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों की प्रवृत्ति करने के लिए उपचार, यानी कि ये सभी अधिकारों का रक्षक माना जाता है। 32 का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाही में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं। 33 है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपरांतर करने की संसद की शक्ति। 34 अनुच्छेद है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रदत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्वर्धन। 35 है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। इस तरह हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है अनुच्छेद दिए हैं वो मूलाधिकार से संबंधित अनुच्छेद माने जाते हैं, जिसमें यदि हम देखें तो 17, 19, 21 और 32 जो है मूलाधिकार के इम्पोर्टेंट जो है माने, और 14 ये जो अनुच्छेद है वो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चौथा पॉइंट जो 36 से लेकर 51 तक जुड़ा हुआ है, इसमें 36 में यदि हम देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसकी परिभाषा बताई गई है। 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना बताया गया है। और 38 है लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 29 है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। 39 का समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है। और 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 42 जो है काम की न्यायसंगत और मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध बताया गया है। फिर अनुच्छेद 43 जो है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि बताई गई है। 43 का जोड़ा गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना है। 43 खा भी है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है। 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो इम्पोर्टेंट है और ये राज्य के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इम्पोर्टेंट में आता है। 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपबंध, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद 46 अनुच्छेद है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि जो है बताई गई है। फिर 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है। 48 का है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा है। 39 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। और 51 का में जो है वो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। हमारे मूल कर्तव्य जो हैं इस समय 11 हो चुके हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि 1 से 50 तक जो है हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। संघ और उनके कार्य क्षेत्र, नागरिकता, मूलाधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इस तरह डिवाइडेड करके हम सभी अनुच्छेदों को याद कर सकते हैं। 1 से 50 तक के अनुच्छेद हमें रटे होने चाहिए। अटे ही में इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में यदि हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे यदि इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को गठन, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृत्ति। और यदि अनुच्छेद 47 भी इम्पोर्टेंट हो जाता है पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के राज्य का कर्तव्य। और कृषि और पशुपालन 48। फिर इसके बाद जो है